हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल करेंगे। जो फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स की वीडियो है वो आपको इसी स्लाइड में लिंक मिल जाएगा राइट साइड पर। सो फर्स्टली हम इसमें जो डिस्कस करेंगे आज वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड की जो कमांड कर रहे हैं उसकी यूनिटी है, मतलब कि एक ही बॉस है, ओनली एंड ओनली वन बॉस। किसी भी व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। जितने भी इंडिविजुअल्स एम्प्लॉई हैं उनका हर एक का एक ही बॉस होना चाहिए। तो इसमें ये क्या मना करते हैं? ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, कि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, कि एक ही पर्सन दो लोगों का सबऑर्डिनेट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अगर हो गया वो एक ही पर्सन के दो बॉस हुए तो उससे क्या होगा? उसे कंफ्यूजन होगी कि मुझे किसका काम करना है और किसका काम नहीं होगा, और उसका जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा वो भी क्लैरिफाई नहीं होगा कि उसने काम किसको कर कर दिखाना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि हर एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, तो मतलब एक ही सबॉर्डिनेट होना चाहिए। मतलब ड्यूअल सबॉर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए कि वो दो पर्सन का सबॉर्डिनेट नहीं हो सकता। मतलब वो ए मैनेजर ए भी उसको का सबॉर्डिनेट भी है, वो मैनेजर बी का भी सबॉर्डिनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे पर्सन काम कर सकते हैं, पर जो एक पर्सन है उसके दो बॉस नहीं हो सकते। तो एक पर्सन, उसका सुपीरियर सिर्फ एक होगा जो उसे इंस्ट्रक्शंस देगा। तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होगा, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड कब वायलेट होगा? कब वायलेट होगा? जब एक पर्सन को ऑर्डर दो सुपीरियर कर रहे हैं। जब व्हेन एन एम्प्लॉई गेट एन ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर एट द सेम टाइम, कि एक ही सेम टाइम पे उसे मैनेजर ए भी और मैनेजर बी भी ऑर्डर दे रहे हैं, कि मैनेजर ए भी कह रहे हैं मुझे ये काम कर कर दिखाओ, मैनेजर बी भी। अब क्या होगा? अब जब ये दो लोग उसे ऑर्डर देंगे तो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन होगी। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी? तो व्हाट हैपन इफ वायलेटेड? तो सबसे पहले अथॉरिटी इज अंडरमाइंड। अंडरमाइंड मतलब अथॉरिटी क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी, कि वो उसके पास पावर, अथॉरिटी उसकी पावर का इतना ये नहीं होगा कि हाँ उसके पास ताकत है। क्यों? क्योंकि वो कह देगा कि मेरे को उस बॉस से ऑर्डर मिले हैं तो मैं आपका काम कंप्लीट नहीं कर सकता। तो उसकी कहीं ना कहीं अथॉरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, जो बॉस है जिसने ऑर्डर दिया था। डिसिप्लिन इज जियोपैड्री। जियोपार्डी का मतलब होता है हार्म, कि इससे डिसिप्लिन हार्म हो जाएगा, कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंगे कि कौन किसका बॉस है। तो इस तरह की कंफ्यूजन हो जाएंगी। और इससे क्या होगा? ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, कि किसकी कौन सी सीक्वेंस है, कौन किसको ऑर्डर देगा, वो किसका ऑर्डर पहले फॉलो करे। स्टेबिलिटी को खतरा हो जाएगा, थ्रेटेंड हो जाएगी स्टेबिलिटी, कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा। सबॉर्डिनेट को चांस मिल जाएगा टू गेट एस्केप। सबॉर्डिनेट को क्या मिल जाएगा? चांस, कि वो अपने आप को क्या कर सकता है? बचा सकता है। वो कहेगा, अगर उससे एक बॉस पूछेगा, अगर दो बॉस उसे ऑर्डर दे रहे हैं, एक टाइम में एक पूछेगा आपने काम क्यों नहीं करा, तो वो कहेगा कि मैं तो उसका वो दूसरे बॉस का काम कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि उसके जो बॉस से एक बॉस से, चाहे दोनों बॉस को ही कह दे कि मैं उसका काम कर रहा था, उसका काम कर रहा था, और करे किसी का भी नहीं, तो उसे बचने का मौका मिल जाएगा। तो इसे इसको जो ये प्रिंसिपल है, इसे ये किससे रिजेंबल करता है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से। वो ये कहते हैं कि वहां स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं। ऑर्डर और कौन देगा और किसको देगा, तो हर पर्सन का वहां एक ही बॉस होता है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या कहा है? ये किससे मिलता हुआ प्रिंसिपल है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से। सो नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी मतलब एकता, ठीक है। डायरेक्शन मतलब कि हमें एक ही डायरेक्शन में काम करना है। अगर हम बहुत सारे लोग हैं
ऑर्गेनाइजेशन में और वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि जितने भी एक्शन हो सब में यूनिटी हो, सभी एक्शन एक ही जगह की, एक ही डायरेक्शन की ओर मूव करें, और सभी एफर्ट्स को क्या किया जाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट, कि सभी एक कोऑर्डिनेशन है सभी एफर्ट्स के बीच में, ये नहीं कि कोई किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई किस ने, और सब डायरेक्शन सभी एक्टिविटीज सभी किसके लिए फोकस्ड है, एक एफर्ट को अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर एफर्ट के लिए सब फोकस कर रहे हैं। सभी एफर्ट्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होते हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जो अगर हमारे पास एक प्लान है तो उसका एक ही हेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू, कि एक कंपनी है, उसमें वो एक कंपनी में कार डिवीजन भी है और मोटरसाइकिल की भी डिवीजन है। जो कार डिवीजन है, अब कार और मोटरसाइकिल दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो कार डिवीजन है उसके अपने प्लान होंगे, उसका अपना प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, उसका अपना एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होंगे, और मोटरसाइकिल के मोटरसाइकिल का खुद का प्लान, खुद का इंचार्ज और खुद के रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्टिविटीज अलग हैं, ये एक्टिविटीज सेम नहीं है, पर कार से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज का एक ही प्लान होगा, एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। पर अब ये कार और मोटरसाइकिल अलग अलग डिवीजन है, तो उनका प्लान खुद का अलग अलग होगा, खुद के इनके अपने अलग अलग इंचार्ज होंगे, खुद का अलग अलग एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होगा। ऐसा इसलिए होगा कि ओवरलैपिंग ना हो कोई भी डिवीजन ऑफ वर्क में, सभी को पता हो दोनों डिवीजन में किसका कौन सा प्लान है। तो जिन ग्रुप का सेम ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रुप हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। ग्रुप हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो दोबारा से मैं एक बारी इसको बताना चाहूंगी। यूनिटी ऑफ कमांड कह रहा था कि एक बॉस होना चाहिए हर एक सबॉर्डिनेट का, मतलब दो पर्सन से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लान है, जिनका जो सभी का ऑब्जेक्टिव एक है, तो उन सब के लिए एक ही हेड होना चाहिए और सारा एक ही प्लान होना चाहिए। तो पर अगर हमारे पास अलग अलग डिवीजन है, तो उन हर डिवीजन का अपना खुद का प्लान होगा, खुद के इंचार्ज होगा, खुद का एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होंगे। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, देखिए इसमें मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर जो सभी एरोस के थ्रू क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है अथॉरिटी, मतलब सारी अथॉरिटी क्या है, एक ही जगह कंसंट्रेट हुई हुई है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब फाइनल अथॉरिटी एक जो टॉप लेवल है वो अपने पास ही रख रहा है, वो उसको नहीं बांट रहा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रलाइजेशन। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, देखिए इस सेंटर से अथॉरिटीज बाहर की तरफ आ रही हैं। कहाँ पर आ रही हैं, बाहर की तरफ। तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, मतलब इसमें सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व किया गया है विद द मैनेजर, कि इसमें क्या कहा जाता है कि सबॉर्डिनेट जो होगा उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेंट्रलाइजेशन कहाँ पर प्रेफरेबल होती है, जहां ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन वहां पर फॉलो की जाती है जहां ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारी अथॉरिटीज एक ही पर्सन के पास है। जैसे कि एक स्कूल में, एक छोटा सा स्कूल है जिसमें बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो वहां सारी पावर एक प्रिंसिपल अपने पास रख सकता है, कि ईच एंड एवरी डिसीजन के लिए वो प्रिंसिपल से ही हर काम पूछा जाएगा, कि किस टीचर ने लीव लेनी या नहीं लेनी, कि लीव अलॉट होगी या नहीं होगी। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा साइज बड़ा है स्कूल का, तो वहां पर जो पावर्स होती हैं वो बांट दी जाती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर सबॉर्डिनेट लोअर लेवल को दे दी जाती है। मतलब वहां पर ब्लॉक इंचार्जेस बना दिए जाते हैं, कि आप जैसे कि 6, 7, 8 का अलग ब्लॉक, 9, 10
का अलग ब्लॉक, प्लस 1 प्लस 2 का अलग ब्लॉक। तो अब प्लस 1 प्लस 2 के टीचर्स को प्लस 1 प्लस 2 के ब्लॉक इंचार्ज से परमिशन लेने की जरूरत है। तो प्लस 1 प्लस 2 के ब्लॉक इंचार्ज के पास अथॉरिटी है। किसने डिस्पर्स की हुई है? प्रिंसिपल ने, उन्हें वो अथॉरिटी दे दी है। तो वहां प्रिंसिपल ने सबॉर्डिनेट, प्रिंसिपल की तो वो ब्लॉक इंचार्ज सबॉर्डिनेट है, तो उन्होंने उनकी इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड करी। तो प्रिंसिपल ने सबॉर्डिनेट की इन्वॉल्वमेंट को इंक्लूड करा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन कहाँ प्रेफर की जाती है? जहां ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल हो, और डिसेंट्रलाइजेशन वहां प्रेफर किया जाता है जहां ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जो पंचायत होती है गांव में, वहां पर मोर पावर दी गई, ठीक है, कि अब आप अपने लेवल पर सारे डिसीजन लो। तो इसे क्या बोलते हैं? एट डिसेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल। कि ये क्या है? कि जो पंचायत, जो गांव पर ये लोअर लेवल है। अगर हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम देखें कि सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर पंचायत। तो अब पंचायत को भी पावर है, तो मतलब लो सबॉर्डिनेट्स को, मतलब जो सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व किया गया कि उनके पास पावर दी जाए, नहीं तो इसे क्या बोलेंगे हम? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे डिसेंट्रलाइजेशन का? सबसे पहला है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? क्विक डिसीजन ले सकते हैं। कैसे डिसीजन ले सकते हैं? क्विक डिसीजन। और सेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? मिसयूज अवॉइड हो सकता है अथॉरिटी का। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? कि हमारे डिसीजंस क्या होंगे? क्विक होंगे, क्योंकि हर चीज टॉप लेवल से नहीं पूछनी पड़ेगी। जो सबॉर्डिनेट है उनको अथॉरिटी दे दी कुछ कुछ डिसीजंस लेने की, तो डिसीजन क्विक हो जाएंगे। पर जो सेंट्रलाइजेशन होता है, उसमें सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास हो जाती है। तो वो कई बार क्या करता है? वो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम जब हम सारे, एक व्यक्ति के पास सारी पावर होती है, दूसरों के पास नहीं होती, तो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं अथॉरिटीज का मिसयूज होने से। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटीज डिस्पर्स करते हैं, तो वो कई बार उसका मिसयूज करते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन क्या करता है? अवॉइड करता है मिसयूज होने से अथॉरिटी का। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? काम के बदले में जो भी दिया जाना। तो उसे क्या बोलते हैं हम? जो भी काम के बदले में दिया जाता है, पे और कंपनसेशन। क्या दिया बोलते हैं हम उसे? पे और कंपनसेशन। तो ये सब कुछ क्या होना चाहिए? फेयर। पे और कंपनसेशन क्या होनी चाहिए? फेयर। फेयर कैसे होती है? कि अब फेयर दो सेंस में हो सकती है। कंपनी के लिए फेयर कुछ और है, कंपनी के लिए फेयर कुछ और है, और एम्प्लॉय के लिए फेयर कुछ और है। तो सबसे पहले हम कंपनी के लिए पढ़ते हैं। कंपनी के लिए क्या होना चाहिए? फेयर क्या कहलाएगा? कंपनी के लिए फेयर सैलरी क्या होगी? वो अगर पेइंग कैपेसिटी के अंदर होगी। और फेयर किसके लिए कहलाएगी? अगर जिससे एम्प्लॉय अपना अच्छे से रहन सहन, जो भी जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहां, उसको अफोर्ड कर सके वहां की चीजों को। देखिए, आपने सुना होगा कि अगर जो कुछ सिटी टू सिटी हमारे को कुछ चीजें हमारे जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सिटी में जो रहने का खर्चा है वो ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में ऐड कर दिया जाता है वो अमाउंट। तो ताकि वो वहां पर अगर रह रहे हैं, तो वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सके। देखिए, एक छोटे शहर में एक घर का रेंट 10,000 है, और वही बड़े शहर में वो 30,000 है। तो अगर सैलरी में इंक्रीमेंट ना किया जाए, तो वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वो जो अपने लाइफस्टाइल को एक रीजनेबल तरीके से नहीं जी पाएगा ना, अपना रेंट, तो उसको नुकसान होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि सैलरी में चेंजेस किए जाते हैं। तो फेयर का मतलब ये है कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, इतनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए कि वो अपना अच्छे से रह सहन कर सके। रेमुनेशन जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब फेयर एंड बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो रेमुनेशन है, फेयर होनी चाहिए, किसी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब फेयर कैसे होना चाहिए? सबसे पहले कि जिस व्यक्ति ने जितना कंट्रीब्यूट करा है, उसे उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, उतनी
कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करा है, जितनी ज्यादा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए। अब रोल क्या है उसका ऑर्गेनाइजेशन में कि वो एज ए मैनेजर काम कर रहा है या डिप्टी मैनेजर काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होनी चाहिए। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ देयर वर्क, कि अगर वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए नॉर्मल वेज रेट क्या है, कि उसके बदले में हर जगह मार्केट में कितने पैसे मिल रहे हैं, और इसमें कोई भी अनफेयर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ ये इस कास्ट का है, ये इस रिलीजन का है, ये बॉय है, ये गर्ल है, तो इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सैलरी को डिसाइड करते वक्त। तो नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे वो है हमारे पास कि हम कैसे, हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए डिटरमाइन करने का कंपनसेशन, कि किस काम के बदले में कितने पैसे देने हैं, ये हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो कैसे दे रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये सारे एम्प्लॉइज को बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहिए कि हाँ जी, एक काम के बदले में हम, जैसे कि हमने पीस वेज रेट सिस्टम पढ़ा था तो उसमें पता था कि अगर आप इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे 1 यूनिट तो उसके आपको 10 रुपए मिलेंगे, ठीक है? अगर आपने इस स्टैंडर्ड टाइम से कम प्रोड्यूस करे तो इस 10 रुपए से रेट कम होकर 9 मिल रहा है, और अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा कर रहे हैं तो 8। तो ये एम्प्लॉयी को पता होनी चाहिए, सारी बातें समझाई जानी चाहिए ताकि उसको ये ना लगे कि मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ है। तो इसके साथ इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, जो वर्कर हैं वो और मैनेजमेंट दोनों आपस में खुश रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि हाँ जी, हम मार्क को जितना दिया है हम उतना ही डिजर्व करते हैं, हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहा, तो वो आपस में खुश रहेंगे। जो उनका आपस में एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होगा? प्लीजेंट। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, जो एम्प्लॉयी है वो मोटिवेटेड रहेगा। क्या? कि जो उसको अच्छे से और काम करना है, ताकि उसको पता तो है अगर वो अच्छा करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और फेयर एंड इक्विटेबल सैलरी क्या कहती है? बैलेंस सैलरी की अच्छी परफॉर्मेंस पे अच्छे पैसे। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर रहेगा, तो इससे क्या होगा? हमारी टर्नओवर भी कम होगी, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है कि हर चीज का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ये सबको पता है कि अगर हमारी किचन में भी हमारे, अगर जो चीज किचन में या हमारे खुद के रूम में अगर हमारी चीजें बिल्कुल उसी प्लेस पर होंगी तो हमें वो इजीली मिल जाएंगी और हमारा काम इजीली हो जाएगा। अगर सिस्टमेटिक वे से जहाँ जो चीज पड़ी होती है वहां ना पड़ी हो तो हमें वहां पर उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज में इंक्लूड होता है, सिर्फ चीजें ही नहीं, इवन पीपल, मटेरियल, दोनों ही क्या होने चाहिए? सुटेबल प्लेसेस पर। इसमें ये कहते हैं कि सुटेबल प्लेस होना चाहिए, किसका? पीपल का भी और मटेरियल का भी। मटेरियल में क्या-क्या आता है? लैंड, इक्विपमेंट, फिजिकल फैक्टर, ये सब कुछ आते हैं, और ये एप्रोप्रिएट टाइम पर भी अवेलेबल होने चाहिए, सिर्फ प्लेस ही नहीं। इसके बाद उनकी ये कि अगर जैसे रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर टाइम पर वो हमें अवेलेबल होना चाहिए, वो भी ऑर्डर में आता है। तो अगर सब कुछ प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो हर चीज के लिए प्लेस फॉर एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज के लिए एवरीथिंग, और एवरीवन मतलब ह्यूमन के लिए हर एक चीज के लिए फिक्स प्लेस होना चाहिए। एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हर चीज के लिए प्लेस होना चाहिए, और हर चीज को और हर व्यक्ति को अपने प्लेस पर ही होना चाहिए। मतलब हर चीज के लिए जगह डिसाइड होनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी, मतलब मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसमें प्लेस डिसाइड कर दिया कि इस जगह पर ये व्यक्ति काम करेगा, और इस सामान के लिए ये जगह है। तो वो डिसाइड तो कर दिया, फिर अब वो व्यक्ति उस जगह पर भी होने चाहिए और वो चीजें भी उसी जगह पर भी होनी चाहिए। तो फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो ये ऑर्डर है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें इसका क्रक्स है फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग पर। जो इसमें एक ट्विस्ट आता है फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग के बाद, जो इम्पोर्टेंट इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इसमें फिक्स प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर व्यक्ति होना चाहिए। इससे एक और बात की तरफ इशारा जाता है कि प्रॉपर जिस व्यक्ति की जहां जरूरत है, मतलब
साइंटिफिक सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। मतलब ये जो व्यक्ति जहाँ डिजर्व करता है उसकी वही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ताकि जो सुटेबल पर्सन है उसी काम को करेगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी रुकावट नहीं आएगी बिजनेस की एक्टिविटी में, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, काम अच्छे से होगा, जो व्यक्ति उस काम में एक्सपर्ट होगा वो उसी व्यक्ति जगह पर काम कर रहा है, तो वेस्टेज नहीं होगी, अच्छे से आउटपुट निकल कर आएगा कम कॉस्ट में, और प्रोडक्टिविटी आउटपुट ज्यादा भी होगा, और कोई भी एक्टिविटीज में रुकावट नहीं आएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में आपने ये देखना है, हर एक व्यक्ति और हर एक चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, और वो हर एक चीज अपने फिक्स प्लेस पर होनी भी चाहिए, और हर एक व्यक्ति अपनी फिक्स प्लेस पर होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके बाद जो सिलेक्शन है वो एक साइंटिफिकली तरीके से होनी चाहिए, जो व्यक्ति जिस काम के लिए परफेक्ट है वही उस काम के लिए सिलेक्टेड होना चाहिए, और सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल ही साइंटिफिक होना चाहिए, तभी एक अच्छा पर्सन अप्रोप्रिएट जो है उस पोजीशन के लिए वो सिलेक्ट हो पाएगा। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। सो नेक्स्ट इज स्केलर चेन। चेन का मतलब सीक्वेंस। इसमें देखिए, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है। स्केलर चेन में क्या होता है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, मतलब हमें पता होता है कि हाईएस्ट रैंक पे कौन है, लोएस्ट रैंक पे कौन है। जैसे कि मैनेजर हाईएस्ट रैंक पे होगा और सबॉर्डिनेट उससे नीचे होगा, तो ये हमें सब पता चल जाता है। तो स्केलर चेन ये कहता है कि जो भी अथॉरिटीज और कम्युनिकेशन है वो कैसे जाएगा, टॉप टू बॉटम, कि जो भी पावर सब डिसीजन है वो किसके पास जाएगा, टॉप टू बॉटम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होती है कि कौन किसको अथॉरिटीज बताता रहेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि हर पर्सन को पता होता है कि मुझे कम्युनिकेट करना है, तो मुझे बॉस ऑर्डर कौन देगा और मुझे किसको ऑर्डर देने हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, चेन होती है। तो इसमें हर किसी को पता होता है कि मेरे से ऊपर वाली रैंक पे कौन है और मेरे से नीचे वाली रैंक पे कौन है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि पता है सबको कि किसको ऑर्डर लेने हैं, किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो अब इसमें जैसे जो नॉर्मल कोर्स होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि एफ है, उसने कन्वर्सेट करना है तो वो ई को बताएगा, ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, और सी किसको बताएगा, बी को, बी किसको बताएगा, ए को। फिर ए से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, एल के पास, एल से कहाँ जाएगी, एम के पास, एम से कहाँ जाएगी, एन के पास, और ओ के पास, और बी के साथ। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, ई को आपस में इमरजेंसी में सीधा ही ओ के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो आपस में सीधा कम्युनिकेट करेगा। तो जब इमरजेंसी में वो फॉर्मल लाइन को यूज ना कर कर सीधा ई कम्युनिकेट कर रहा है ओ के साथ, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं उसे, गैंग प्लैंक। तो स्केलर स्केलर फ्लो ऑफ चेन ऑफ टू कम्युनिकेशन, ये क्या कहता है, इसमें ई एंड ओ को कम्युनिकेट करना है, दोनों सेम लेवल पर है इमरजेंसी में, तो ई डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है ओ को, तो इसे क्या बोलते हैं हम, गैंग प्लैंक। क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। नेक्स्ट है तो इसमें शॉर्टर रूट डिसाइड करा जाता है इमरजेंसी के लिए, ताकि कम्युनिकेशन में डिले ना हो। तो जैसे कि अब अगर आपकी कंपनी है, इसमें एक वर्कर है, उसको कम्युनिकेट करना है सीईओ से, तो वो कैसे करेगा, पहले वर्कर किसके पास जाएगा, फॉरमैन के पास, फॉरमैन से कहाँ जाएगा बात, सुपरिटेंडेंट के पास, सुपरिटेंडेंट से मैनेजर के पास, मैनेजर से आगे डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर से आगे सीईओ के पास। बट इमरजेंसी के केस में क्या होगा, वर्कर डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा सीईओ से, ताकि कोई कैन नॉट, वर्कर क्या करेगा, नॉर्मल केसेस में तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, पर इमरजेंसी के कारण क्या होगा, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेगा। पर नॉर्मल सिचुएशन में उसे सभी फॉर्मल लेवल को फॉलो करना चाहिए, जैसे वर्कर से फॉरमैन, फॉरमैन से सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट से मैनेजर, और मैनेजर से डायरेक्टर, डायरेक्टर से सीईओ। तो नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे तो हमारी जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज्ड।
मिनिमाइज मतलब बहुत ही कम, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको हाई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। किस-किस चीज़ पर? उसकी वर्कर की जो सिलेक्शन है, पहले उसको रिक्रूट करना, रिक्रूट मतलब एप्लीकेशन इनवाइट करना, फिर उनमें से जो एप्लीकेशन आई उनमें से सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट हो गया तो फिर उसको ट्रेनिंग देना। तो ये सारा काम दोबारा-दोबारा करना पड़ेगा, अगर वर्कर छोड़-छोड़ कर जाते रहेंगे। तो इससे हमारा क्या वेस्ट होगा? टाइम और पैसे, दोनों ही वेस्ट होंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन की एफिशिएंसी मेंटेन्ड हो और एम्प्लॉयी की एफिशिएंसी भी बढ़ती रहे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ेशन में जितना पुराना होगा, उसकी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइज़ेशन के कामों में और परफेक्ट होती रहेगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए कि हम एम्प्लॉयी टर्नओवर को मिनिमाइज़ कर दें। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी और पर्सनल के लिए कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले कि अगर जो भी पर्सनल सिलेक्ट किया है और जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो क्या करे, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो कर कर की जाए, ताकि जो बेस्ट कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसकी ही सिलेक्शन हो। और अगर वो एक बार सिलेक्ट हो गया, क्योंकि अब डिजर्विंग है तो वो सिलेक्ट होगा और उसको काम करने में भी मजा आएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन पर ही रहेगा एक लंबे समय तक। तो इससे क्या होगा, आउटपुट और अच्छा आएगा, गुड रिजल्ट आएंगे। बट अगर वही मैंने एक वर्कर को अच्छे तरीके से सिलेक्ट नहीं करा और उसको टेम्परेरी बेसिस पे करा, तो उसके अंदर एक इंस्टेबिलिटी रहेगी कि हाँ, मेरे को तो कभी भी हटा दिया जाता है, वो सिक्योर नहीं होगा, उसका काम में और अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग ना छोड़कर जाएँ, तो सबसे पहले हमें उनको अच्छे लोग होंगे तभी हम उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक रखना चाहेंगे। तो अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होना चाहिए और एक बार एम्प्लॉयी आ गया तो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना है, ताकि हमारी कॉस्ट कम आए और एम्प्लॉयी बारी-बारी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करे, तो वो अच्छे से काम करे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।